जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं रूस भारत का एक अच्छे दोस्त देशों में से एक है। जब रूस टूटा नहीं था, सोवियत यूनियन था, तब दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में रूस की ताकत जितना कम हो रहा है और रूस जितना ज़्यादा चीन के करीब जा रहा है, तो हालांकि थोड़ा बहुत दूरियां तो भारत और रूस के संबंध में आया है, लेकिन भारत रसिया को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा, एक महीने पहले ही व्लादिमीर पुतिन साहब भारत विजिट पे आए थे और दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव इमेज गया था दोनों देशों के बीच। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में रसिया का जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इंडिया के मीडिया के ऊपर एक तरीके से नाराज है, आप कह सकते हो। क्योंकि रसिया का आरोप है अब यूक्रेन मुद्दे को लेकर और कजाकिस्तान में जो विवाद हो रहा है, और उस विवाद में रसिया का रोल को लेकर जो इंडियन मीडिया का रिपोर्टिंग था वो रसिया का एग्नेस्ट था और रसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि रसिया के जो गवर्नमेंट है या फिर रसिया का जो एम्बेसी इंडिया में है, वो जो ट्वीट किए हैं या फिर जो भी वो पॉइंट उठाए हैं, कौन से मीडिया हाउस है या फिर कोई पर्टिकुलर मतलब न्यूज को ऊपर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका मानना था कि यूक्रेन और कजाकिस्तान को लेकर इंडियन मीडिया में रसिया के एग्नेस्ट रिपोर्टिंग हुआ है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपको डिटेल से बताऊंगा। हालांकि आज मैं यूक्रेन की टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यूक्रेन और कजाकिस्तान दोनों अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं और डिटेल्स में आपको समझाने जाऊंगा तो 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। आज मैं कजाकिस्तान के ऊपर ही फोकस करूंगा। कल मैं यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है उसका क्या आगे जाकर हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे कजाकिस्तान जो एक तरीके से शांत कंट्री है, वहाँ पर इतना रेडिकलाइजेशन नहीं है, तो फिर इतना अचानक वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। अगर कजाकिस्तान में प्रॉब्लम होता है तो ये रसिया के खिलाफ कैसे है, या फिर रसिया के लिए क्यों ये टेंशन वाली बात है। इसके साथ साथ कजाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या ये भारत के लिए भी एक वार्निंग है। ये सारे टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप मेरे पीछे दो ट्वीट को देख सकते हो। ये जो वाला साइड ट्वीट है ये रसिया का डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है, और ये जो ट्वीट है ये रसिया का जो एम्बेसी इंडिया में है उनके ट्विटर हैंडल से दोनों ट्वीट हुआ है। और आप देख सकते हो दोनों ही ट्वीट में ये इंडियन मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन और कजाकिस्तान मुद्दे पर जो भी रिपोर्टिंग किया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं था और वो रसिया को एक तरीके से विलियन दिखाया गया था। हालांकि वो कोई लिंक नहीं दिए हैं कि कौन से मीडिया हाउस ने क्या लिखा था कि जो रसिया को पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो बस रसिया का एक तरीके से बहाना है, क्योंकि हमारे मीडिया आप सब जानते हैं कुछ भी वो लिख सकते हैं। खुद हमारे गवर्नमेंट को और हमारे आर्मी को ये लोग नहीं छोड़ते हैं, तो बाहर के देशों के ऊपर ये फेवर में लिखेंगे या फिर एग्नेस्ट में लिखेंगे, वो तो हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल में है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि रसिया शायद इंडिया को सिग्नल देना चाहता है कि कजाकिस्तान मुद्दा हो या फिर यूक्रेन मुद्दा हो, उसके मतलब रसिया के साथ भारत आए। हालांकि ये मैं बिल्कुल आखिर में बात करूंगा। अब जानते हैं कजाकिस्तान और रसिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, और यहाँ पर विवाद होना कजाकिस्तान में और पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिन से जो विवाद चल रहा है वो रसिया के लिए क्यों एक टेंशन वाली बात है। और अगर ये शांत नहीं हुआ तो ये रसिया को कैसे झटका लगेगा। अगर आप मैप में देखोगे तो जितने भी स्तान कंट्री है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, उसमें कजाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, आप देख सकते हो। और रसिया के साथ तो उसका बॉर्डर लगता ही है। साथ में अगर यूक्रेन से भी बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं, अगर इतने क्रॉस एरिया क्रॉस करोगे तो यूक्रेन का बॉर्डर भी आ जाता है। और साइड में चीन है। और कजाकिस्तान के लिए अब रसिया और चाइना दोनों के बीच बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों का नज़र कजाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर है। हालांकि आज का टॉपिक तो ये है नहीं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कजाकिस्तान में 2 एरिया पर रसिया का मिलिट्री बेस है। लेकिन अब कजाकिस्तान में जो विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, आप फुटेज वगैरह देखे होंगे ट्विटर वगैरह में या फिर सोशल मीडिया में, कैसे लोग बाहर आकर कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के एग्नेस्ट और गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। तो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट रसिया से हेल्प मांगा था और तकरीबन 2,500 रशियन सैनिकों को कजाकिस्तान में उतरा गया था ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पाए। और अब तक तो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से 200 के करीब लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है और 10,000 के करीब लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। हालांकि रसिया जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बाहर के देश है उनका एक तरीके से आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस है कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट हुआ है। और वो तो कुछ कुछ रिपोर्ट में तालिबान और पाकिस्तान के जो तबलीगी जमात है उनके ऊपर भी ब्लेम किए हैं कि उनका हाथ हो सकता है कजाकिस्तान में जो विवाद हुआ है, क्योंकि कजाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन जितना स्तान कंट्री है वो इतना रेडिकल नहीं है। बाकी अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे साउथ एशिया के अगर जो मुस्लिम कंट्री है, या फिर जिस हमारे देश में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम भी आप ले सकते हो जो लोगों को ज़्यादा भड़काने में विश्वास कर रखते हैं,
तो अब प्रेजेंट टाइम में शायद लग रहा है कि जो रसिया का आर्मी कजाकिस्तान में आए थे तकरीबन 2500 से 3000 के करीब, शायद उनको लेकर इंडियन मीडिया में कोई रिपोर्टिंग आया होगा जिसको लेकर रसिया ज़्यादा नाराज हो रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या कजाकिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनका मांग क्या है? क्यों ये सारे लोग इतने मतलब सड़क पर आकर खुद गोली खा रहे हैं या फिर सरकार को हटाने के लिए इतना बेताब है? इसके बाद में मैं भारत के ऊपर आऊँगा और रसिया का ये आरोप के ऊपर डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अब कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है तकरीबन 10-12 दिन हो गया, इसके पीछे 3 कारण हैं। हालांकि मीडिया में तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि ऑयल और गैस के दाम बढ़ने के कारण ये विवाद ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये तो एक कारण है ही, साथ में पर्दे के पीछे और भी बहुत सारा कारण है, आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले ऑयल और गैस के ऊपर आते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो कजाकिस्तान में लोग हैं उनका डिमांड है कि जो सरकार अचानक ऑयल और गैस की प्राइस बढ़ा दिया है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हालांकि प्रोटेस्ट के बाद भी, मतलब प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने ये प्राइस को कम तो कर दिया है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी कम नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान में ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक ऑयल सफिशिएंट या फिर गैस सफिशिएंट कंट्री है। ये ऐसा नहीं है कि ये कंट्री कोई दूसरे देश से मतलब ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है जैसे हम करते हैं। और अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो कजाकिस्तान में 2 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो अगर आप मेजर ऑयल और गैस फील्ड कजाकिस्तान का देखोगे तो ये वाले साइड पे आ जाता है, आप देख सकते हो। अब बड़ा खबर ये है कि जो पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बहुत सारा लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़ा और कजाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत जब से वो सोवियत यूनियन से अलग हुए हैं तब से कोई बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है। इसी वजह से वो जो गुस्सा थोड़ा थोड़ा था, हालांकि हर साल कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते थे छोटे मोटे और कुछ लोग मरते थे, लेकिन अब ये गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब सरकार इसी साल गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ाने के साथ साथ फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। अब प्रेजेंट टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। अब ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो शासन व्यवस्था है या फिर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है कजाकिस्तान में वो भी चेंज किया जाए, थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में ये मतलब सरकार को चलाया जाए, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री आप नहीं कह सकते हो कजाकिस्तान को। और बड़ा गुस्सा है कजाकिस्तान में। अब वही पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर मैं आता हूँ। अब 2-3 साल पहले जो नजरबायेव है, नूर सुल्तान नजरबायेव, ये तकरीबन 20-25 साल या फिर 30 साल तक कजाकिस्तान को रूल किया। पहले 1984 में जब सोवियत यूनियन में कजाकिस्तान था तब वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर सोवियत यूनियन से कजाकिस्तान अलग होने के बाद 2019 तक ये कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट बने रहे, लेकिन उनके टाइम में कजाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं और करप्शन वगैरह बहुत ऊपर लेवल पर था। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करके 2019 में उनको हटा दिया। फिर जो नजरबायेव है ये अपने एक साथी जो उनके वफादार है उनको सत्ता में बैठाए, उनका नाम है टोकायेव। और वो अभी तक जो चेंजेस होना था 2-3 साल में वो नहीं ला पाए और कजाकिस्तान के लोगों को लग रहा है ये तो अभी चेहरा है, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी नजरबायेव अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट राष्ट्रपति है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से लोग चाहते हैं अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम कजाकिस्तान में बना हुआ है वो बिल्कुल चेंज हो, हर स्टेट का गवर्नर फिर मतलब लोगों के द्वारा ही वो इलेक्टेड हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो ही ज़्यादातर लोगों को चुनते हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, गवर्नर हो या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ लोगों के पास चुनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अधिकार है नहीं। तो अभी प्रोटेस्ट के पीछे उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी एक है। तीसरा कारण हो जाता है कि अब कजाकिस्तान में रेडिकल इस्लाम भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। हालांकि जो स्तान कंट्री है वहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं माना जाता है कि वो उतना रेडिकल है नहीं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कजाकिस्तान का खुद का गवर्नमेंट ही आरोप लगा रहा है ये जो अनरेस्ट हुआ है पिछले कुछ 10-15 दिन से, इसके पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ तबलीग जमात और तालिबान के द्वारा ट्रेंड लोगों के द्वारा ये सारा अनरेस्ट को किया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या प्रूफ है कजाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास वो दिए नहीं है, लेकिन इनका ये बड़ा आरोप है कि बाहर से लोगों को लाया गया है ताकि कजाकिस्तान में एक तरीके से आतंकवाद कार्यकलाप को बढ़ाया जाए या फिर जो उनके अभी सरकार है उनको बिल्कुल सत्ता में बाहर कर दिया जाए जैसे तालिबान ने किया था। लेकिन ये कामयाब तो हुआ नहीं, क्योंकि कजाकिस्तान का जो मिलिट्री है वो बड़े लेवल पर कजाकिस्तान के जो अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार है उनके साथ में है। लेकिन बड़ा बात ये और एक भी हो सकता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो रूस के सपोर्टेड बहुत ज़्यादा है, तो शायद जो वेस्ट वाले कंट्री है वो चाहते हैं कि कजाकिस्तान में बिल्कुल सत्ता चेंज हो ताकि उनके एक तरीके से कह सकते हो बात मानने वाले लोग हैं। ये मतलब पॉइंट को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चीन का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे देश इसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका और वेस्ट
चीन के कंपेयर में। अब ये सारे हालात को देखते हुए जब कजाकिस्तान में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गया, तब कजाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो रूस से मदद मांगे और रूस और कजाकिस्तान और रूस के बीच डील हुआ है। अगर कजाकिस्तान को कभी भी मिलिट्री ज़रूरत होता है तो रूस अपने सेना भेजकर वहाँ पर जो भी मदद कजाकिस्तान को होगी वो करेगा। तो इसी वजह से रूस से तकरीबन 2500 सैनिक जाकर कजाकिस्तान में जाकर पहुंचे और अभी खबर आ रहा है कि 2-3 दिन के बाद ये सारे सैनिक फिर से वापस चले जाएंगे क्योंकि कजाकिस्तान में जो हालात है वो नॉर्मल हो रहा है। शायद रूस का जो सैनिक भेजना हो कजाकिस्तान में, तो हमारे इंडियन मीडिया में कुछ न्यूज़ एजेंसी शायद उसको लेकर कुछ गलत रिपोर्टिंग किए होंगे या फिर ऐसे कुछ हेडलाइन दिए होंगे जो रूस को सही नहीं लगा होगा। तो इसी वजह से अभी रशिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या फिर रशियन जो एम्बेसी इंडिया में है वो इस पॉइंट को लेकर शिकायत कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी मेरे नज़र से ऐसा न्यूज नहीं निकला है और रूस भी कोई पर्टिकुलर न्यूज का लिंक वगैरह नहीं दिए हैं। तो मुझे लग रहा है शायद ये न्यूज के बहाने रूस एक तरीके से भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है या फिर भारत को एक तरीके से सिग्नल देना चाहता है कि तू हमारे साथ आओ यूक्रेन वाले मुद्दे पर या फिर सेंट्रल एशिया में जो कुछ हो रहा है। या फिर कुछ दिन पहले खबर ये आया था कि रूस ने इनडायरेक्टली खबर आया था कि कोई थर्ड कंट्री इंडिया और चाइना के बीच नेगोशिएशन में मदद करना चाहता है, तो वो रूस ही हो सकता है। इसके साथ अब खबर यह है कि बीजिंग में कुछ महीने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले भी हुआ है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मुझे लग रहा है इंडियन मीडिया का गलती जितना नहीं है, रूस एक तरीके से सिग्नल देना चाहता है कि भारत को तुम हमेशा हमारे साथ रहो, अमेरिका या फिर वेस्ट की तरफ जाने की जरूरत है नहीं। अब देखना होगा हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्शन करता है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर इस न्यूज पर कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। अगर आएगा तो मैं कोई और दूसरे टॉपिक पर उसको आपको आखिर में अपडेट दे दूंगा। आपको दोस्तों क्या लग रहा है, क्या सच में इंडियन मीडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा गलती हुआ है रिपोर्टिंग को लेकर, या सिर्फ रशिया भारत को सिग्नल देना चाहता है, इसी वजह से भारत की मीडिया के ऊपर इनडायरेक्टली आरोप लगा रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप ना लगाकर। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।